अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। गूंज लेकर आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अफ़ान कैसर आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत सारी शिकायत रहती हैं यहाँ के सेहत के निज़ाम से, यहाँ के लोगों को, स्पेशली यहाँ के मरीज़ों को और यहाँ के डॉक्टर्स को। पाकिस्तान और अमेरिका के सेहत के निज़ाम में वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। इसी फ़र्क पर बात करने के लिए हमारे पास अमेरिका के मशहूर माहिर अमराज़ मेदा व जिगर और उस हेल्थ सिस्टम को रूट से जानने वाले डॉक्टर सैयद फैसल जाफरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ऑनर्ड कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। इनकी चंद घंटे बाद अमेरिका के लिए फ़्लाइट है। सर ये बताएं, आपको पाकिस्तान में आप आते रहते हैं, आपने ग्रास रूट लेवल से यहाँ पढ़ा है, इस सिस्टम को देखा है, क्या फ़र्क देखते हैं? बहुत फ़र्क है। जब हम मेडिकल स्कूल जाते थे तो हमने सारी पढ़ाई वहाँ पे ख़ुद की, लेक्चर्स अटेंड किए, मगर लेक्चर से इतना ख़ुद नहीं मिलता था जितना हमने ख़ुद पढ़ के सीखा वहाँ पे। अमेरिका में जब मेडिकल स्टूडेंट एंटर होता है वो ख़ुद अपने आप को फाइनेंस करता है, उसकी बहुत जमा पूंजी लगी हुई होती है मेडिकल स्कूल पहुँचने तक, और उसके बाद उसने इतना टाइम इन्वेस्ट कर चुका होता है कि वो बहुत सीरियस होते हैं कंपेयर टू पाकिस्तानी मेडिकल स्टूडेंट्स। और जब वो ग्रेजुएट करके निकलते हैं तो वो ट्रूली प्रोफेशनल निकलते हैं। अमेरिका में पाकिस्तान से जो ग्रेजुएट करते हैं वो काफ़ी हद तक इमेच्योर होते हैं अपनी फील्ड के अंदर भी। पैसा सरकार ने लगाया होता है या माँ बाप ने लगाया होता है? एग्जैक्टली, सीरियसनेस उनके अंदर कम होती है। मैं अपनी मिसाल दे सकता हूँ। मुझे मेडिकल स्कूल पास करने के बाद अंदाज़ा हुआ कि मैंने डॉक्टरी पढ़ ली है, मगर वहाँ पहुँच के मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं एक पेशेंट का भी तरीके से ख्याल नहीं रख सकता। एथिक्स भी नहीं लैक कर जाते हैं हमारे अंडर ग्रेजुएट सिस्टम में? कोई एथिक्स नहीं था हमें तो। हमारी पढ़ाई ऑनेस्टली अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने अपने लाइब्रेरी में ख़ुद पढ़ा बैठ के, घर पे पढ़ा बैठ के। जब हाउस जॉब के लिए जाते थे तो चाय पीने चले जाते थे, पराठे खा के आ गए। पेशेंट केयर का हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। एमडी करने के बावजूद मेरी जितनी भी मेरी एथिक्स और मेडिकल नॉलेज हुई है मुझे वो अमेरिका में मिली है। वहाँ मैंने पढ़ना सीखा, किस तरह से पेशेंट को देखा जाता है, किस तरह से उसको असेस किया जाता है, और फिर समझ में आया कि ये होती है पेशेंट केयर, जो मैंने मेडिकल स्कूल में सिर्फ बुक नॉलेज हासिल की। अच्छा, ये जितनी फिर आजकल मरीज़ों और डॉक्टरों के दरमियान तसादुम मौजूद है, तो हम उसको फिर सिर्फ हेल्थ सिस्टम की महरूमियों का लेबल नहीं दे सकते, उसमें तरबियत में भी कमी है। बहुत कमी है, बहुत फ़र्क है। तरबियत जो आदमी के अंदर प्रोफेशनलिज्म आप एक्सपेक्ट करते हैं एक डॉक्टर की, वो मेडिकल स्कूल आपको नहीं सिखाता। वो आप बाद में सीखते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग, और मैंने सारी वो जो है ड्यूरिंग ट्रेनिंग सीखी। यहाँ पे हम समझते हैं कि आप डॉक्टर बन गए तो आपको रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक नहीं मिलनी चाहिए। वहाँ पे ये है कि आप अपनी रिस्पेक्ट खुद अर्न करते हैं अपना नाम बना के। आपने किस तरह से उनको डील किया। वहाँ पे पेशेंट आपका क्लाइंट है। पेशेंट आपको डिसाइड करता है कि आप किस किस्म के डॉक्टर हैं। जब अगर आपका क्लाइंट आपसे हैप्पी नहीं है तो आपकी प्रैक्टिस नहीं चल सकती वहाँ पे। मैंने बड़े बड़े प्रोफेसर्स को भी देखा है, जब उनको आप साथ बैठ के वो पेशेंट का इंटरव्यू करते हैं, वो बिल्कुल ऐसे करते हैं जैसे रेजिडेंट हैं। उनसे बड़ी हम्बली बात करते हैं, बड़े तमीज़ से बात करते हैं। जितना टाइम पेशेंट को चाहिए वो देते हैं वहाँ पे। वो चीज़ आपको यहाँ के निज़ाम में नहीं मिलती। अच्छा सर, ये बताएं, हम लोगों ने आगे चल के, आपने ट्रेनिंग की बात की, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा खला मौजूद है, एक सिस्टम है। यहाँ की जितनी क्रीम है दे यूजली रश टू यूएसएमएलई करती है, प्लैब करती है। मतलब वी आर द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स आई वुड से ऑफ मेडिकल फ्रेटर्निटी इन द होल वर्ल्ड। हम सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स अमेरिका और बरतानिया भेजते हैं और बाकी यहाँ रह जाते हैं इस सिस्टम में। आपको नहीं लगता? और अच्छा, अब उधर और इधर ट्रेनिंग में फ़र्क आ जाता है। बेसिकली तो डॉक्टर्स तो उतनी, जैसे आप इसी कॉलेज, यहीं के कॉलेजेस के ग्रेजुएट थे, आप वहाँ ट्रेंड हुए फिर जो, लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत बेसिक खला मौजूद है यहाँ की ट्रेनिंग में?
बहुत खला मौजूद है, गैप बहुत ज़्यादा है। जो एक जूनियर डॉक्टर और एक सीनियर डॉक्टर में जो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होना चाहिए आपका स्किल लेवल, वो लैकिंग है। सर इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम डेवलप करने से, कि आप रेजिडेंसी प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करें जिसके अंदर आप रोज़ाना वही काम करते रहें, रोज़ाना आप निमोनिया ट्रीट कर रहे हैं, रोज़ाना आप कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ट्रीट कर रहे हैं, रोज़ाना आप जो जीआई ब्लीड्स ट्रीट कर रहे हैं। उससे आपकी जो प्रैक्टिस होती है वो कंटिन्यूसली होती रहती है, और जब आप रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिस करने जाते हैं तो इट्स ऑटोमेटिक इंस्टिंक्ट बन जाती है आपकी। जो नॉलेज आपने मेडिकल स्कूल में हासिल की है वो बेसिकली थ्योरी थी, प्रैक्टिकल नॉलेज आपने रेजिडेंसीज में और फेलोशिप्स में सीखी होती है, और उस वक्त आपको अपनी वो नॉलेज उस तरह से यूज़ करनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर को इस सारे अमल में हम निगेट कर दें कि अगर हमारे गवर्नमेंट सेटअप्स में इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है, अगर एक डॉक्टर को अमेरिका में एक अपनी कॉल पे, एक ड्यूटी पे पूरी रात में 14 या 15 मरीज़ देखने हैं, और उसको दुनिया के बेस्ट हेल्थ सिस्टम में हर किस्म की फैसिलिटी अवेलेबल है, और यहाँ जनाब एक डॉक्टर को मरीज़ को ये भी समझाना पड़ता है कि जनाब इमरजेंसी दाखला वहाँ से बनवाना है, फ़लाना फॉर्म वहाँ से मिलेगा, और उसके बाद उसको उस जहालत को भी आंसर करना पड़ता है जो शायद उन जागीरदाराना वडेराना निज़ाम का हिस्सा थी, जो दे देनी चाहिए थी या वोटों के चक्कर में नहीं दी गई, वो भी एक डॉक्टर पे ही आती है। तो इस किस्म के फ्रस्ट्रेटेड माशरे में, सिस्टम में इतनी ज़्यादा महरूमियाँ होते हुए, हाउ वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड प्रोडक्ट जस्ट फ्रॉम ट्रेनिंग इवन? नहीं, आई थिंक ट्रेनिंग, ये तो बात आपकी ठीक है, माशरे का पूरा चेंज होना पड़ेगा, मगर अगर हम सिर्फ हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें, हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं जिससे हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हाँ ठीक है, आपके पास हर 10 दिन के बाद कैट स्कैन कराने की फैसिलिटी नहीं है, हर महीने के बाद एमआरआई कराने की फैसिलिटी नहीं है, आप हर एक का एकोकार्डियोग्राम नहीं करा सकते। मैं मानता हूँ ये आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है इसके मामले में। मरीजों की जेब में पैसे नहीं होते, सिंपल दवाई के पैसे नहीं होते, पैनाडॉल की गोली के पैसे नहीं होते, और ये जो मुफ्त इलाज के नाम की काली पट्टी बांधी जाती है, इस सिस्टम में यहाँ के डॉक्टर्स कैसे बेहतर ट्रेंड हो सकते हैं? फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, फिर भागते हैं बाहर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यही वजह है कि जो वहाँ जाते हैं वो वापस भी नहीं आना चाहते, इसलिए कि वो जब आके उन फ्रस्ट्रेशन को देखते हैं यहाँ पे, तो वो क्या कहते हैं कि हम क्यों चेंज करें अपनी लाइफ को, हमारी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है। मगर ट्रेनिंग जो है वो कैट स्कैन और एमआरआईज और एकोकार्डियोग्राम से नहीं होती, ट्रेनिंग होती है पेशेंट इंटरेक्शन से, और वो मौके आपके पास मौजूद हैं। मैं यहाँ पे 2 साल से ऑलमोस्ट आ रहा हूँ रेगुलरली, और मैंने पेशेंट की कोई कमी नहीं देखी, पैथोलॉजी की कोई कमी नहीं देखी। इनफैक्ट जो मैं पैथोलॉजी और यहाँ पे देख रहा हूँ वो मुझे अमेरिका में भी नज़र नहीं आती। तो आपके पास मौके मौजूद हैं, आपके पास लर्निंग ब्रेन भी साथ साथ चाहिए होता है, आपके अंदर वो जुस्तजू भी होनी चाहिए कि ये मैंने जो चीज़ देखी है ये कैसे हुई। अब आप जिस कदम क्लिनिकल वॉल्यूम यहाँ पे है उसके हिसाब से आप रेजिडेंट्स और फेलोज़ में से वो पब्लिकेशन ही देखते जो आपको मेयो क्लिनिक से नज़र आती हैं। मेरे ख्याल से मेयो क्लिनिक के अंदर रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से कम पेशेंट आते हैं, मगर उनकी पब्लिकेशंस हज़ारों में हैं, और यहाँ पे तहकीक का भी फुकदान, तहकीक का फुकदान है। आपके अंदर वो जुस्तजू पैदा नहीं हो रही जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम से आती है। वहाँ का मेंटर आपको पुश कर रहा होता है कि तुमने 4 पेपर लिखने हैं, वो यहाँ पे जुस्तजू नहीं है। चले मेंटोर्स की बात आती है, शायद ये निज़ाम में जब ये बातें की जाती हैं तो वो शायद दूसरी तरफ चली जाती हैं। क्या जिम्मेदारी सिखाने वालों के कंधों पे नहीं आती कि सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जाए? इसमें हर बंदे की इंडिविजुअलिटी नहीं आ जाती? एब्सोल्युटली। जो लोग एक यंग डॉक्टर से अपने करियर में आगे हैं, उनकी लाजमी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने जूनियर्स को ट्रेन करें ताकि वो उस लेवल पे आ सके। एथिकल ट्रेनिंग का फॉल्ट है। एथिकल भी आती है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, मॉरल भी आती है। हर तरीके से उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों को ऊपर लाया जाए ताकि ये निज़ाम चलता रहे। ये निज़ाम की फेलियर का एक बड़ी वजह यही है कि मेंटर्स ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी
ओवरऑल नहीं लिए। कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, मगर कुछ लोग, जो मेजॉरिटी लोग हैं, उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटरशिप को प्रॉपरली नहीं लिया। उन्होंने वो उस्ताद बन के ट्रेन नहीं किया अपने डॉक्टरों को जिस तरह से उनको करना चाहिए था। उन्होंने हाथ पकड़ के उनको नहीं सिखाया जैसे उनको सिखाना चाहिए था। अमेरिका में सिखाया जाता है। बिल्कुल सिखाया जाता है। सर यहाँ नहीं आपको निज़ाम में एक फ़र्क नहीं लगता कि यहाँ बरगद के दरख्त अगर उग जाते हैं, बड़े बड़े बरगद के दरख्त, तो उसके नीचे वो नई कॉम्पलें फूटने का सिस्टम नहीं है? नहीं है। इज इट द सेम इन यूएस? नो, एब्सोल्युटली नॉट। आप लोगों को ये चीज़ फोर्स अपने मतलब जूनियर्स को सिखाना करना, ये सिस्टम फोर्स करता है या वाकई मोरालिटीज़ का रोल है? मोरालिटीज़ का भी है वहाँ पे। इफ यू डू नॉट वांट टू ट्रेन योर जूनियर देन यू डोंट हैव एन ऑप्शन। You don't have an option. You don't have This an is option. very important answer कि एक मकाम पे भी पहुंच के he does not have any option कि he has to train. लेकिन यहाँ options हैं। अगर आप academic affiliation चाहते हैं, you must train. You have to train people. You don't have an option. पहला जो अटेंडिंग फिजिशियन है वो अपना प्राइवेट पेशेंट का तो खुद प्रोसीजर करेगा। अगर वो एकेडमिक सेंटर्स में या टीचिंग हॉस्पिटल्स में कर रहा है तो पहला हाथ उसको ट्रेनर लगाता है पेशेंट को। अटेंडिंग जब आता है पिक्चर में, जब जूनियर डॉक्टर। सर एडवांस फिटर्निटी की बात करते हैं, एडवांस हेल्थ सिस्टम की बात करते हैं। मैं यहाँ बताता चलूँ देखने वालों को कि डॉक्टर फैसल जाफरी इज़ नोन एज वन ऑफ द बेस्ट EUS फिजिशियंस इन द वर्ल्ड, जो एक एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड होती है जिसके ज़रिए हम मेदे जिगर के हर मर्ज का मुआयना कर सकते हैं। ही इज़ द बेस्ट इन दिस। पाकिस्तान में ये मोडेलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती, बहुत कम इंट्रोडक्टरी फेसेस में, जबकि वहाँ ये अपनी इंतहाओं को छुई हुई है। यानी अल्ट्रासाउंड के ज़रिए बड़े से बड़ा मेदे जिगर का प्रोसीजर ऑपरेशन किया जा रहा है। सर ये कब आएगा पाकिस्तान में? कब आएगा? अगर आ जाएगा तो कब सिखाया जाएगा और कब ट्रांसफ़र किया जाएगा? हम क्या मेदे जिगर के अमराजों को वही नौस्पा, वो छोटे मोटे इंजेक्शन उन्हीं से दर्दें ट्रीट करते रहेंगे? कब आएगा? दिस इज़ हाई टाइम। आ जाना चाहिए। बिल्कुल। मैं ये प्रोसीजर 20 साल से कर रहा हूँ अमेरिका में, और यहाँ 20 साल बाद भी उसकी आई थिंक 0.1% के करीब भी नहीं है। बिल्कुल। जहाँ पे जो वॉल्यूम मैंने देखा है, इस्लामाबाद, पिंडी, कराची, लाहौर जैसे शहरों में हज़ारों के हिसाब से केसेस होने चाहिए। और कितनी जानें बचाई जा सकती हैं? कितनी जानों की बचाने की तो एक है, दूसरा ये कि आप कितनी जानों को अननेसेसरी प्रोसीजर से बचा सकते हैं। बड़े से बड़ा ऑपरेशन की बजाय माइनर प्रोसीजर से आप उनकी रिलीव कर सकते हैं, प्रॉपर डायग्नोसिस कर सकते हैं, प्रॉपर स्टेजिंग कर सकते हैं, जिससे आप मरीज़ को बहुत कुछ बता सकते हैं। उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बहुत उनकी हेल्प कर सकते हैं। उनका पेन रिलीव कर सकते हैं, उनको प्रॉपर स्टेजिंग दे सकते हैं। अगर सर्जरी चाहिए तो सर्जन्स की तरफ रेफ़र कर सकते हैं, और नहीं चाहिए तो उनको उस बड़ी सर्जरी से ही बचा सकते हैं जो अननेसेसरी हो रही हैं इस मुल्क में। तो इन चीज़ों के लिए ये मोडेलिटी बहुत ही हेल्पफुल होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत ही रूडिमेंट्री स्टेजेस में एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड पूरे मुल्क में मैं कहूँगा 5 या 6 लोग ऐसे हैं जिनको मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने ऊपर प्रोसीजर करने की इजाज़त दूँगा। तो आई थिंक बहुत कम इसकी एक्सपर्टीज़ मौजूद है। लोगों को यही नहीं पता कि ये किया क्यों जाता है। आप डॉक्टर से, अगर जूनियर डॉक्टर से पूछेंगे, उन्हें खुद नहीं मालूम कि इसकी इंडिकेशंस क्या हैं। आप रेजिडेंट GI ट्रेन से पूछेंगे, उनको भी इसकी सारी इंडिकेशन शायद ना मौजूद हों। आप ट्रेनिंग की तो बात अलग है, मगर मेरे ख्याल से इसको कम्प्लीटली इनक्लोज करना चाहिए विद इन GI फेलोशिप। इसमें मतलब GI फेलोशिप के बिल्कुल इसको इनक्लोज होना चाहिए, लेकिन अगर ये सिस्टम मौजूद होगा अक्रॉस दी बोर्ड देखा जाए तो शायद बेसिक एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी भी बहुत से सेंटर्स में मौजूद नहीं है, तो ये चीज़ें फिर बहुत बाहर आ जाती हैं। तो और इसमें आप लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ये हर जगह होना चाहिए, मगर बड़े एकेडमिक रेफरल सेंटर्स के अंदर ये होनी लाजमी है। ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर जहाँ पे हाई क्वालिटी अदर प्रोसीजर्स हो रहे हैं, वहाँ पे एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड लाजमी होना चाहिए। जहाँ पे आप हेपेटोबिलियरी सर्जरीज कर रहे हैं, वहाँ पे एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड लाजमी होना चाहिए। बग़ैर उसके आप एक बहुत बड़ी मोडालिटी से बच रहे हैं।
अफसोस की बात यह है कि इस तरह से इसको सोचा नहीं जा रहा। सर बहुत मायूसी रखें हम इस सिस्टम से, या अच्छे की उम्मीद रखें, कहीं से सूरज तलू होगा, कहीं से सवेरा होगा? नहीं, मैं तो 2 साल से आ रहा हूँ, मैं तो बहुत पुरुम्मीद हूँ। जब मैं 2 साल पहले जहाँ आया था मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि ये हालात अच्छे नहीं लग रहे, मगर विद इन 2 ईयर्स मैं और बहुत सारे दूसरे जो लोग आ रहे हैं कंटिन्यूसली लोगों को ट्रेन करने, उनसे बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। मैंने अभी जो सेशंस किए हैं, वर्कशॉप्स, उसमें मुझे लोगों के अंदर जिनके साथ मैंने पहले काम किया है बहुत इम्प्रूवमेंट नज़र आई है, और मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि अगर मैं उनको ट्रेन करके चला गया तो फिर वो अगले लोगों को आके ट्रेन करेंगे, ताकि ये सिलसिला फिर अज़ल तक चलता रहे। मगर उसमें ये है कि हर एक को अपनी थोड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, रवैये तब्दील करने, मेंटर्स को रवैये चेंज करने पड़ेंगे, ताकि वो जूनियर्स से सिखा सकें, ताकि जब वो मेंटर्स बने वो सोच सकें कि मेरे मेंटर ने मुझे सिखाया था तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसको अपने जूनियर्स को सिखाऊं, ताकि वो अपने अगले जनरेशन को सिखाएं। जब तक ये मेंटालिटी लोगों में नहीं आएगी ये सिस्टम नहीं चेंज होगा। पाकिस्तान में हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रॉस बहुत बड़ी तब्दीलियों की ज़रूरत है। उस तब्दीली में डॉक्टर फैसल जाफरी जैसे लोगों को इसलिए खराज तहसीन पेश करना चाहिए क्योंकि ये वो लोग हैं जो बाहर से आके इस निज़ाम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर ये ना करना चाहें, दे हैव अ वेरी आउट क्लास लाइफ, लेकिन ये लोग आ रहे हैं, ये सिस्टम में कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, हुब्बुल वतनी का सबूत देते हैं और सिस्टम को बेहतर बनाने की काविश में है। अब असल जिम्मेदारी मेरे आपके कांधों पर है, जो इस मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़े हैं या बेसिक लोग, वो लोग जो अरबाब इख्तियार हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे सरकार हो, चाहे कुछ भी हो, जो निज़ाम को तब्दील कर सकते हैं और वो जानते हैं कि मसलों की जड़ कहाँ है, कहाँ से उन्हें गर्दन से पकड़ना है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फैसल जाफरी। अमेरिका के मशहूर माहिर अमराज़ मैदा व जिगर हमारे साथ थे। डॉक्टर मोहम्मद अफान कैसर, गूंज, साइनिंग ऑफ।